हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई के करंट अफेयर्स एंड उससे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास एक जीएस ट्रैकर फॉर योर जीएस की यूपीएससी 2026 की स्टडीज़ के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, टॉपिक्स मिल रहे हैं, माइक्रो टॉपिक्स मिल रहे हैं, जो कि एक सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर होगा फॉर जनरल स्टडीज़ 2026। ठीक है, सो आप अगर इसको देखती हूँ, मैं खोल के बताती हूँ आपको, फर्स्ट पेज दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टॉपिक्स मिलने वाले हैं, सब टॉपिक्स मिलने वाले हैं, देन ये ट्रैकर आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का पहला हमारा जो करंट अफेयर है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार, जो कि कमीशन कर दी गई है विशाखापट्टनम में। ठीक है, सो निस्तार जो है एक स्पेसिफिक वेसल है एंड विद रिस्पेक्ट टू डाइविंग सपोर्ट। ठीक है, तो अभी किसके लिए है, सबमरीन्स के लिए है। ठीक है, सबमरीन्स के लिए है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जितना भी हमारे रेस्क्यूज किए जाते हैं उसके लिए केपेबल है, सक्षम है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि इसकी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया। दैट मीन्स कि 80% से ज़्यादा की जो शिप है ना, वो अब इंडिया की फर्म्स ने ही बनाई हैं एंड टोटल 120 एमएसएमईज ने मिलकर इसको बनाया है। सो अब ये एक तरह से ब्रेक थ्रू है इंडिया के लिए एंड स्पेसिफिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन के लिए ये अब स्पेसिफिकली है। ठीक है, सो अब इंडिया ने ये भी चीज़ के लिए प्रॉमिस किया है कि हमारे जितने भी अब अलाइज हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशन रीजन, अगर उनको भी रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट हुई तो वील बी देयर फॉर देम। ठीक है, इवैक्यूएशन के प्रोसेस के लिए। सो अप टू 300 मीटर्स की डेप्थ तक ये रेस्क्यू मिशंस को कंडक्ट करा सकती है। ठीक है, सो उससे जुड़ा सवाल अब हम देख लेते हैं। दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फ्रिगेट क्लास एंड एग्जाम्पल। फ्रिगेट क्लास मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्मॉल शिप्स होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स के साथ चलते हैं, ठीक है, तो उनकी कुछ क्लासेस होती हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा था आपने तब जाकर वापस दोबारा वो लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, पेयर में क्या क्या है, शिवालिक क्लास, आईएनएस सतपुड़ा, यानी कि एग्जाम्पल कौन सी है। ठीक है, देन तलवार क्लास, आईएनएस बेतवा, ब्रह्मपुत्र क्लास, आईएनएस त्रिशूल। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। तो इसके पीछे ना एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अब ये शिवालिक क्लास है ना, तो इसकी पहली जो शिप होगी वो शिवालिक ही होगी, जिस वजह से इसका नाम शिवालिक क्लास रख दिया गया है। ठीक है, प्लस इसका जो एग्जाम्पल होगा, यानी कि जो शिप का नाम हम लेंगे वो एस से शुरू होगा। सिमिलर फॉर द केस ऑफ तलवार क्लास, तो पहली शिप का नाम तलवार ही होगा एंड तलवार क्लास की पहली जो शिप है, या आप कह सकते हो पहला लेटर फॉर द शिप्स जो कि कमीशन की गई हैं या कमीशन की जाएंगी आने वाले टाइम में, उसका नाम भी टी से शुरू होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्लास है, अब हमारे किसके नाम पे है ये, है ना, रिवर्स के नाम पे है ब्रह्मपुत्र। सो अब ये आईएनएस बेतवा, बी नाम से ही ये शुरू होगी। ठीक है, तो इसका और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ब्रह्मपुत्र क्लास में हमारे पास ब्रह्मपुत्र है, बेतवा है, ब्यास है, बी से ही नाम शुरू हो रहे हैं। देन हमारे पास शिवालिक है, जो शिवालिक फ्रिगेट्स हैं उसका नाम आ गया, आप देख लीजिए, सतपुरा, शायदरी, अब ये माउंटेन्स के नाम पर यहाँ पे रखे गए हैं। देन आईएनएस तलवार है, त्रिशूल है, ताबर है, तेग है, तरकश है, त्रिकंड है, तुशील है। ये सारे टी से शुरू हो रहे हैं एंड ये वेपन्स के नाम पे हैं। ठीक है, सो डिफरेंट नाम, बट अगर उसकी जो क्लास है वो उसी के हिसाब से लेटरिंग जो आएगी, अल्फाबेटिकली जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो उसी के हिसाब से यूज किए जाएंगे एंड सेम यूज किए जाएंगे। ठीक है, सो इसका बेस्ट एग्जांपल यहीं पे है एंड आपको आर्मामेंट्स क्या क्या है एंड स्पेसिफिकली इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर आपको दी गई है सारी की सारी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है अगेन आईएनएस, हमारी जो निस्तार है उसके बारे में बता रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ना एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। एक आईएनएस निस्तार है हमारे पास, ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम में कमीशन की जाएगी। एक हमारे पास आईएनएस निपुण है। ठीक है, सो निस्तार एन से है, ठीक है, एक नई हमारे पास, ठीक है, एंड एन से ही निपुण का नाम शुरू हो रहा है। द सेम थिंग विच आई मेंशन्ड के लास्ट हमारे जो क्वेश्चन में था, है ना। तो अब निपुण जो है ये हमारे मुंबई वाले पोर्ट पे होगी कमीशन आने वाले टाइम में। ठीक है, ये दोनों हैं एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जो हमारे पास ये जो निस्तार है ना, ये पहली बार हम कमीशन नहीं कर रहे हैं। इन द यू कैन से 1969 में हमने यही शिप यूएसएसआर से ली थी। ठीक है, अब उसको हमने कमीशन भी किया था एंड इसको डीकमीशन कर दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1989।
तक ये सर्विस में रही। उसके बाद अब हमने क्या किया है, इसको वापस से खुद से बनाना शुरू किया है। पहले तो यूएसएसआर से लिया, बट अब खुद से बना के 80% से ज़्यादा जो अब इंडिजिनस प्रोडक्ट्स लगे हैं, तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर आ जाती है। ठीक है, बस कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि ये पहली बार ऐसा कमीशन नहीं की गई है। अब जो पुरानी वाली शिप और इस वाली शिप में डिफरेंस है, क्या साइज का डिफरेंस है सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, वेट का डिफरेंस है, एंड सबसे बड़ी बात फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि 80% जो है इंडिजिनस कंटेंट इसमें यूज किया गया है। 120 MSMECs में लगे थे, मैंने लास्ट आपको बता दिया। फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन है, कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन वेसल्स इन इंडिया। एंड उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी अराउंड 10,500 टन्स की, लेंथ है इसकी 120 मीटर्स की, बीम है इसके मोर देन 20 मीटर्स के। एंड्योरेंस की जब हम बात करें तो अब ये 60 डेज से ज़्यादा एट सी रह सकती है, सी के अंदर 60 डेज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये सस्टेन कर सकती है। अब ये केपेबल है मोर देन 800 टन, जो कि अब किसका था, जो निस्तार पहले हमारे पास 1989 तक थी, 800 टन उसका वेट था। ठीक है, अब उससे ज़्यादा अगर हम देख रहे हैं तो 10,500 इसका वेट है, तो काफ़ी डिफरेंस आ गया उसके अंदर भी। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या क्या है, एयर एंड सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम्स है, अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, स्कैन करने के लिए सोनार्स अवेलेबल हैं, शिप्स में सोनार्स तो होते हैं बट अब बेटर क्वालिटी ऑफ सोनार्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये निपुण के अंदर भी होगा। देन 15 टन का सब क्रेन भी ये लेकर चल सकता है। ठीक है, सब क्रेन लेकर जा सकती है, एंड हेलीकॉप्टर सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए भी है। एंड इसके हिसाब से इसके अंदर एक ऑपरेशन थिएटर भी है, इंटेंसिव केयर यूनिट भी है, क्योंकि रेस्क्यू के लिए यूज की जाएगी, ऑपरेशन थिएटर भी इसके अंदर है। ठीक है, एंड उसके बाद 8 बेडेड हॉस्पिटल भी है हाइपरबैरिक मेडिकल फैसिलिटीज के साथ, जो कि अब वेसल की ऑपरेशनल रोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर कि हमारे पास 30 यहाँ पे रोबोटिक आर्म्स वाला भी कुछ था, एक पॉइंट रोबोटिक आर्म्स वाला, हाँ, 300 मीटर्स डेप्थ, सबमरीन जो है मैलफंक्शंस इन द डीप, ऑक्सीजन जो है फास्ट रनिंग आउट, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना, अब इसका जो हैच है वो क्लोज रखेगा, बट इवन इफ वी आर ओपन टू इट नो ह्यूमन कुड सर्वाइव मोर डेप्थ्स, है ना। तो अब हमने जो बात की थी ऑपरेशन थिएटर के रिगार्डिंग भी, वो रोबोटिक आर्म्स यहाँ पर ऑपरेशन भी कर सकती है, एंड रोबोटिक आर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट भी रहेंगी। एंड रेस्क्यू के बाद हम देख रहे हैं कि हाइपरबैरिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर ज्यादा डेप्थ की तरफ भी ये सिंक होने लग जाती है, तो वो प्रेशर जो है वो अप टू 300 मीटर्स ये मेंटेन करके चल सकती है। ठीक है, निस्तार जो है डाइविंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एयर डाइविंग कैपेबिलिटीज के साथ, जाकि अब क्या लोअर डेप्थ तक और ज्यादा ऑपरेशनल हम रह सकते हैं। एंड यहाँ पर इसके हिसाब से अगर हम बात करें, निस्तार का मतलब क्या होता है, सैल्वेशन इन संस्कृत, कि एग्जैक्टली एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो अब सिचुएशन आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास के डाइविंग का प्रोसेस चल रहा है, आपको एक तरह से सैल्वेशन मिल गया जस्ट बाय रेस्क्यूइंग समवन, है ना, कि किसी और का कर्मा बेसिकली आप अपने ऊपर ले रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट, है ना, कुछ उस चीज के प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर चल रही है ये। ठीक है, सो इट विल सर्व एज अ मदरशिप इन ईस्टर्न सीबोर्ड, निपुण बेस्ड इन मुंबई विल सर्व द वेस्टर्न सीबोर्ड, कंप्लीटिंग द नेवीज डुअल पोस्ट ऑपरेशनल यहाँ पर, या डुअल कोस्ट ऑपरेशनल पोस्टर्स, या फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक ईस्टर्न कोस्ट पे एक वेस्टर्न कोस्ट पे। निपुण होगी हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे पास विशाखापट्टनम में कहाँ होगी, निस्तार होगी। ठीक है, तो बेसिक्स आइडिया रेस्क्यू के लिए है, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिया गया है। तो अब सवाल जो है ना ये आपका एनसीईआरटी से है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ द सी पोर्ट। ठीक है, सैटेलाइट पोर्ट कोची पोर्ट, नेचुरल हार्बर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, देन क्वीन और ऑफ अरेबियन सी मुंबई पोर्ट। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के तीनों इनकरेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे मेजर सी पोर्ट्स एंड सी रूट्स आपको दिए गए हैं, बट एग्जांपल इसका आंसर क्या है, कोची पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, दो ये भी एक नेचुरल हार्बर है, बट एग्जैक्टली आपको क्वीन ऑफ अरेबियन सी दिया गया था तो वो कोची पोर्ट ही होगा। मुंबई पोर्ट जो है वो भी एक नेचुरल हार्बर है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली हमें बताया गया था कि नेचुरल हार्बर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो मुंबई उसका आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट द नवा शेवा, जो कि एक सैटेलाइट पोर्ट की तरह डेवलप किया गया था, ताकि जो मुंबई पोर्ट है उसका जो आप कह सकते हो बर्डन है वो थोड़ा बहुत शेयर किया जा सके। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, सो अब इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर ये बनता है। देन इन अ फर्स्ट दिल्लीज IGI एयरपोर्ट गेट्स नेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लैटिनम सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली आपको यही पता होना चाहिए कि ये आपके जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये टर्म कि जितना भी वेस्ट अब कंस्ट्रक्शन से लेकर मेंटेनेंस तक
एंड डेली यूजेज तक जब हम बात कर रहे हैं, बीट किसी भी तरह का वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ठीक है, कुछ भी जनरेट अगर होता है, ठीक है, उसको किस तरीके से आप रीयूज, रिड्यूस या रिसाइकल कर रहे हो ताकि मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी या नेक्स्ट टू जीरो क्वांटिटी लैंडफिल साइट तक पहुंचे। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूं कि नेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लैटिनम सर्टिफिकेट एक्चुअली में मिलता कैसे है। ठीक है, तो अगर जितना कम आप कर सकते हो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि आप नेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लैटिनम सर्टिफिकेट के हकदार हुए। ठीक है, कि लैंडफिल तक सबसे कम, यहां पर कम क्या, नेक्स्ट टू जीरो वेस्ट पहुंचना चाहिए, तो आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो इंडिया में पहला एयरपोर्ट इज दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 3 के 3 टर्मिनल जो है वहां पे, वो तीनों को ही ये सर्टिफिकेशन मिली है। ठीक है, तो क्योंकि अब ये इन हाउस कंपोस्टिंग या सोर्स एग्रीगेशन या रिसाइकलिंग वाला प्रोजेक्ट जो है इन्होंने चलाया है, 95% सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग फूड एंड रिसाइक्लेबल्स वो डाइवर्ट कर देते हैं अवे फ्रॉम लैंडफिल्स। ठीक है, तो इंटरनली इन्होंने अपना प्रोसेस जो है कि लैंडफिल तक वेस्ट ना पहुंचे वो पूरा कर लिया है। देन सवाल यही है कि अ नेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सर्टिफिकेट वेरीफाइज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटी इफेक्टिवली सेंड्स इट्स वेस्ट टू लैंडफिल्स। Second, IGBC's mission on net zero aims at addressing the issues related to waste generation during construction only of the buildings and built environment through net zero. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा ना। लैंडफिल से दूर भेजना है, टू लैंडफिल्स इफेक्टिवली नहीं भेजना है, तो इस वजह से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। एंड मैंने आपको पिछली लाइन में यही चीज़ बोली कि कंस्ट्रक्शन से लेके उसकी मेंटेनेंस से लेकर उसके डेली प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं या डेली प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास जो एमिशंस हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू, या हमारे पास जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ओनली वर्ड आ गया, सो दिस मेक्स द स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, आईजीबीसी का नेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल रेटिंग सिस्टम, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे फॉलो करके इसे पढ़ सकते हैं। देन गवर्नमेंट एम्स टू रेज शेयर ऑफ टूरिज्म इन इकोनॉमी टू 10%। ठीक है, कि अभी के हिसाब से हम जो इकोनॉमी हमारी 5 to 6% जो है उसमें टूरिज्म का हाथ है। ठीक है, बट जो हम विकसित भारत का 2047 तक सपना लेकर चल रहे हैं, तब तक तो डेफिनेटली या उससे पहले जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि एटलीस्ट 10% जो है हमारे पास वो आउटपुट या हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर का हो। ठीक है, अभी 5 से 6% तक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यही बोला कि हमारा ये विजन है। ठीक है, बाय द टाइम हमारी अभी क्या है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ठीक है, बाय द टाइम 32 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 2047 तक होगी, उससे पहले ही बाय 2030 2032 चांसेस आर कि हम ये 10% अचीव कर ले। तो उनके पीछे का उन्होंने ये टूरिज्म से रिलेटेड जो है चीज़ें यही बोली कि सबसे पहली बात हमारा जो यूनिक कल्चर है, ठीक है, कि बाकी जैसे कोई भी कंट्रीज़ हैं, है ना, वहाँ पे या तो आप सिर्फ टूरिज्म में क्या हो, सिर्फ घूमने जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इतना ज़्यादा अपनी ही कंट्री में घूमने में इंटरेस्टेड नहीं होते। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज सेड इन दिस न्यूज़पेपर। ठीक है, बट इंडिया के अंदर हमारे जो लोकल टूरिज्म है वो एक दूसरे की जगह पे जाने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे नॉर्थ इंडिया वाले जो साउथ इंडिया में घूमने की बात करते हैं या नॉर्थ ईस्ट में जाने की बात करते हैं, नॉर्थ इंडियन जो हिमाचल में या JNK में घूमने की बात करते हैं। ठीक है, वेराज बाकी सारे कंट्रीज़ में अगर आप जाकर देखो जो कि फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरनली अपनी कंट्री में घूमने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो रिलीजियस सेंटर्स हैं उनका आप कह सकते हो कि उन्होंने बोला कि एक तरह से वो हमारा कल्चर का यूनिक पार्ट है जिसको कोई भी कंट्री और रिप्लेस नहीं कर सकती। इस वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको हमें अब क्या करना है, बाहर निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, तो विकसित भारत तक जब हम $32 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2047, एंड उससे पहले ही चांसेस आर कि 2032 से 47 के बीच में हम 10% जो GDP को टूरिज्म सेक्टर दे पाए। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है। तो अब सवाल देखते हैं इको सर्वे से जो हमारे पास आया था कि इंडिया कमांड्स 10.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट इन टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। Second, Indian automobile domestic sales grew by 12.5%. Third,
India held 3% share in global service exports in 2023. How many statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। कैसे कि ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट की जब हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बात करते हैं ना, उसमें इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इंडिया कमांड कर रहा है ऑलमोस्ट 10.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट। देखिए मैक्सिमम जो अब प्रोडक्शन के जो सेंटर्स है वो इंडिया में, जैसे एप्पल की भी बात करते हैं, वो इंडिया के अंदर यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, प्रोडक्शन भी शुरू हो गई, तो उस चीज़ को भी इन्होंने इंक्लूड किया है ना, तो 10.2%। सेकेंडली ऑटोमोबाइल में डोमेस्टिक सेल्स जो है इट ग्रू बाय 12.5%, तो इसके अंदर ईवीज का बहुत ज़्यादा रोल रहा। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारे पास 3% शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन 2023। 3% नहीं, दिस वॉज 4.6%। तो ये जो अब सवाल था ना, ये आपके इको सर्वे से था, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि 31 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है। ठीक है, तो आपको इको सर्वे नहीं तो एटलीस्ट पीआईबी का ना, मैं वैसे ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, एक प्रॉपर जो बेसिक से स्टैट्स है ना वो गिवन है ना, तो आप उसको पढ़ सकते हो और वहीं से ये सवाल मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, रोट लर्निंग में आपके रट्टा मारने में ये हेल्प करेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करिए। Then, India and European Union negotiators continue to differ on food safety rules. तो इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है। एक मेजर टर्म हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी, दैट वाज एफ्लाटॉक्सिन्स, जिसकी मैंने आपको बात बताई थी कि ये कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है, कार्सिनोजेंस है यानी कि कैंसर कॉजिंग फंजाई है, जो अब खाने के ऊपर जम जाती है, जब हमने फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की थी इन इंडिया, है ना। तो उसी से रिलेटेड हमने एक पॉइंट यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया के वो मेजरली डिक्लाइन किए जाते हैं यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो एफ्लाटॉक्सिन्स का लेवल है, वो परमिसिबल लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे हैं कि ऑन फूड सेफ्टी रूल्स। उसके पीछे अब इंडिया नेगोशिएट क्यों करना चाहता है? क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यही है कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, उन्होंने अब WHO की जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं उससे भी स्ट्रिंजेंट यानी कि स्ट्रिक्ट मेजर्स इंपोज किए हुए हैं। सो इंडिया की तरफ से यही स्टांस है कि आप या तो WHO की लिमिट को फॉलो करो, या इतने स्ट्रिक्ट आपने जो लेवल्स बनाए हुए हैं एटलीस्ट उसको WHO के लेवल्स के साथ कंपेयर करके थोड़ा सा तो नेगोशिएट करके कम किया जा सकता है ना, कि हम या तो WHO के लेवल को फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर आपको हम भेज रहे हैं तो आपको भी या तो उसी के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए कि एक मिडिल पाथ को आप चूज करो, है ना। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। उसके अलावा आपको ये भी बोला गया है कि अब जो पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू है उसका जो लेवल है वो भी ज़्यादा होता है। इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट किया जाता है फूड आइटम्स, उसका भी, उसके ऊपर भी देखा जाएगा कि पेस्टिसाइड्स का जो रेजिड्यू है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द परमिसिबल लिमिट्स। ठीक है, ये 2 रीजंस के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि इस पे नेगोशिएट किया जाए। सो सबसे बड़ी बात कि अब एफ्लाटॉक्सिन में ना एक B1 एफ्लाटॉक्सिन होता है, जो कि एक B1 नॉट D1, B1 एफ्लाटॉक्सिन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा, या कह सकते हो कि मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेंस इसके अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या भेज रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के लिए सबसे बड़ी मार्केट यूरोपियन यूनियन ही है इस टाइम पे। ठीक है, सो उसी के लेकर अब इन्होंने बोला कि एफ्लाटॉक्सिन की जो लेवल है यूरोपियन यूनियन ने पीनट्स के केस में फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन 2 रखी हुई है B1 एफ्लाटॉक्सिन के लिए, एंड ओवरऑल रखी हुई है इन्होंने 4 फॉर टोटल एफ्लाटॉक्सिन्स, बाकी एफ्लाटॉक्सिन्स प्लस B1 को इंक्लूड करके। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि 8 यूनिट्स रखे हुए हैं फॉर B1 एंड 15 यूनिट्स रखे हुए हैं टोटल एफ्लाटॉक्सिन्स के फॉर फर्दर फूड प्रोसेसिंग, जितने भी आइटम्स हमारे पास हैं, पीनट्स के लिए बोला एंड बाकी फूड आइटम्स के लिए। तो अब आप एक टेबल बना के ना यहाँ पे इसको लिख लेना कहीं पे। ठीक है, अब कोडेक्स यानी कि WHO के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली 15 पार्ट्स पर बिलियन फॉर पीनट्स यहाँ पर अलाउड है, जो कि अब यूरोपियन यूनियन ने कितना रखा हुआ है हमारे पास, टोटल 4 पीनट्स के लिए।
ठीक है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ B1 एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, सो अब उन्होंने ये बोला कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएबल है, 11 पार्ट्स पर बिलियन का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे नेगोशिएट किया जा सके। अब स्पाइसेस के केस में यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रिंजेंट लिमिट रखी है एफ्लाटॉक्सिन B1 की, एंड टोटल एफ्लाटॉक्सिन की 5 पार्ट्स पर बिलियन एंड 10 पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, एंड जो चिलीज के ऊपर एप्लीकेबल होगी और सेवरल अदर स्पाइसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगी। अगर हम उसको यूएसए के साथ भी कंपेयर करें तो उन्होंने 20 पार्ट्स पर बिलियन फॉर ऑल स्पाइसेस यहाँ पे लिमिट रखी हुई है कि आप जो है हमारे पास जो WHO है वो हमें 15 की दे रहा है लिमिट। ठीक है, एंड इवन जो यूएसए है उन्होंने 20 की लिमिट दी हुई है, आप यहाँ पे 4 या 5 की लिमिट लेकर क्यों बैठे हो? व्हाट इज द रीजन? यू नीड टू स्पेसिफाई दिस टू अस। ठीक है, एंड अगर स्पेसिफाई कर रहे हो, बात बिल्कुल सही है, तो उस पर नेगोशिएट करने के लिए प्लीज आप रेडी रहो। ठीक है, तो अब एक्सेस जो है या डिटेल डिस्कशन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की या एग्रीकल्चरल फूड सेक्टर प्रोडक्ट्स की, वो अभी बाकी है। उसका क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन अब सवाल ये है, यूएसए इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर एग्रीकल्चरल आइटम्स। सेकेंड, यूएसए परमिट्स अ टोटल ऑफ 20 पार्ट्स पर बिलियन एफ्लाटॉक्सिन लेवल्स फॉर ऑल स्पाइसेस। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? दोनों मैंने आपको भी बताई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो एफ्लाटॉक्सिन के लिए 20 पार्ट्स पर बिलियन अलाउ किया है स्पाइसेस में। ठीक है, जिस पे WHO की लिमिट जो है वो 15 की है, यूएसए की कितने की है? हमारे पास 20 की है। बट यूएसए जो है वो लार्जेस्ट मार्केट नहीं है, यूरोपियन यूनियन है लार्जेस्ट मार्केट हमारे पास। सो अकॉर्डिंगली अब एफ्लाटॉक्सिन B1 आंसर तो मैं आपको डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे मिल जाएगा। एफ्लाटॉक्सिन B1 की मैं बात आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना चाहती थी। हाईली टॉक्सिक है, ये कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन है, जो कि अब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? एस्परगिलस मोल्ड की स्पीशीज, मोल्ड मतलब फंजाई की स्पीशीज, स्पेसिफिकली एस्परगिलस फ्लेवस एंड एस्परगिलस पैरासिटिकस, जो कि अब लिवर में कैंसर कर सकता है, लिवर डैमेज कर सकता है, सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, एंड हाई रेट्स ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस जहां पर है वहां पे इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा हैं, कार्सिनोजेंस की वजह से कैंसर के रेट जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली कंटामिनेटेड फूड जिसमें पर्टिकुलरली मेज यानी कि कॉर्न डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिसपे इजीली ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर ये बनेगा। देन अब 2 होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं। क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी क्या होती है? वैसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि कैसे जो अब हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो उस वजह से क्या क्या होता है। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसके मेजर पॉइंट्स हैं। देन WHO की ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पॉन्स अकॉर्ड को यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका बेसिक रीजन यही है, रीजन भी क्या, इसका मतलब यही है, पैंडेमिक रिस्पॉन्स अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली कोविड-19 के बाद WHO ने एक, आप कह सकते हो, ट्रीटी जो कि बाइंडिंग होगी या एक एग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द नेशंस रैटिफाइंग इट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यही है कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी पैंडेमिक आता है तो एटलीस्ट 10% जो सप्लाई कोई भी कंट्री बनाएगी वो ग्लोबली वो अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 years यूएसए ने पहले एग्री किया था, बट अब उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि पैंडेमिक रिस्पॉन्स अकॉर्ड क्या है। ठीक है, एट अ ग्लोबल लेवल। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि WHO को मैक्सिमम फंडिंग जो है वो भी यूएसए प्रोवाइड करता है। तो यानी कि आप मान सकते हो कि देयर वर चांसेस कि यूएसए ने ये प्रपोज कराया हो अकॉर्ड, बट अब वो खुद ही बैकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दी गई है। वैसे तो होमवर्क था आपका, बट चलो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉल कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमेंट बॉक्स आपके पास है ही। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।